हेलो एवरीवन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि आज हम आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वर्ग एक की इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन से रिलेटेड मैम से मिलवाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मैम का इंट्रोडक्शन दे दूं। मैम का नाम अरुणा गांधी है और मैम प्रॉपर बिहार से हैं। और वर्ग एक 2018 का जो पेपर हुआ था, मैम की जो रैंक थी वो 91 थी। मैम ने ओपन जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई किया था। ओपन जनरल कैटेगरी मतलब जिसमें जनरल मेल क्वालिफाई करते हैं और अदर स्टेट के बच्चे क्वालिफाई करते हैं। तो मैम बिहार से थी, तो मैम उस सीट से क्वालिफाई होकर 91 रैंक लेके सिक्योर करके आई हैं। तो चलिए सबसे पहले मैम का एक्सपीरियंस पूछते हैं कि मैम वर्ग एक गवर्नमेंट टीचर बनने के पहले मैम क्या कर रहे थे। मैम मेरी तरह हाउसवाइफ थी या मैम वर्किंग थी? और उसके बाद हम जानेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। मैम सबसे पहले तो थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया हमें और बच्चों को गाइड कर रही हैं। अब बच्चे बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि वर्ग एक की प्रिपरेशन कैसे करें। और मैम दैट टू इन इकोनॉमिक्स, टीचर मिलना बहुत हार्ड होता है और इतने अच्छे नंबर मैम आपके 91 मार्क्स। तो मैम शेयर करिए आप अपने बारे में और फिर आप हम लोग को ये जरूर बताइए कि आप इतने अच्छे नंबर कैसे ला पाई। थैंक यू मोनी बुलाने के लिए। और अगर मेरे एक्सपीरियंस से किसी को फ़ायदा होता है तो मुझे इसका बहुत अच्छा लगेगा। ये मैंने जस्ट सिलेक्शन के पहले मैंने केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाया था एज अ पीजीटी इकोनॉमिक्स, अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में। सबसे पहले मेरी ज्वाइनिंग गया आर्मी कैंप में केंद्रीय विद्यालय थी, उसमें हुई थी। उसके बाद खगौल पटना में, इसी तरीके से फिर रीवा में भी 3 साल मैंने पढ़ाया केंद्रीय विद्यालय में। तो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने का ये लाभ मुझे मिला कि विषय के बारे में जितना डेप्थ में नॉलेज था वो मुझे +2 तक मिला। और बेसिकली केवी में एक चीज़ को ध्यान रखा जाता है कि एनसीईआरटी बुक को ही बेस मान के पढ़ाना होता है। तो एनसीईआरटी बुक को मैंने पूरी तरीके से एक एक टॉपिक को, चूंकि बच्चों को पढ़ाया था तो मुझे उसके बारे में ध्यान था। तो इसलिए कोई विशेष इस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए मैंने कुछ विशेष तो नहीं किया था, बट हाँ इससे पहले कुछ एग्जामिनेशन में मैं बैठी थी और क्वालिफाई भी की थी। जैसे कि स्टेट लेवल का हमारे बिहार में ही हुआ था, तो वहाँ पर भी 4 लेवल में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी टेट क्वालिफाई किया था। फिर एमपी में भी हुआ था, तो दोनों लेवल का मैंने क्वालिफाई किया था, वर्ग 2 और वर्ग 1 दोनों। हाँ, वर्ग 1 में बहुत अच्छे रैंक आए थे क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट है। और ये मतलब मैं इसे सिर्फ सब्जेक्ट नहीं मानूंगी, मैं आज के डेट में ये मान के चलती हूँ कि ये मेरा मतलब पर्यायवाची बन गया है। क्योंकि मुझे ये अब लगता है कि अगर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाया तो मन नहीं लगता है बेसिकली। और ऑनेस्टली यही कहेंगे कि जितना अच्छे से आप बच्चों को पढ़ाओगे, है ना, तो नेचर बाउंस बैक करता है। तो वही नेचर ने बाउंस बैक मुझे किया। जहाँ भी मैंने लेक्चरर के लिए दिया इकोनॉमिक्स से, वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन एमपी मेरी डेस्टिनी थी क्योंकि मेरी शादी यहाँ हुई थी, तो मुझे लास्टली यहीं काम करना था। तो मैंने इस ऑप्शन को फिर यहाँ सेलेक्ट किया और फिर यहाँ काम करना प्रारंभ किया। रैंक की बात है तो 91 रैंक आए थे। हाँ, जिस सेंटर पे मेरा सिलेक्शन हुआ था सिर्फ मैं ही क्वालिफाइड थी। और लोगों ने इस चीज़ का बहुत मजाक भी बनाया था कि ये झूठ बोल रही हैं, क्वालिफाइड नहीं है। लेकिन मैं बहुत डिप्रेस थी, मैं सोच रही थी कि और अच्छा कर सकती थी मैं। लेकिन आई वॉज नॉट नोइंग कि मेरे रिजल्ट सही गए। और ये तो उम्मीद थी ही कि मेरा सिलेक्शन होगा, और ओपन में ही सिलेक्शन हुआ। किसी भी तरीके का कोई रिजर्वेशन, कोटा और ये सब मेरे को फेवर नहीं किया। तो यही मेरी जर्नी रही है। और आने के बाद अच्छा लगता है। टीचिंग एक अच्छा प्रोफेशन है। आपको अगर पढ़ाने में मज़ा आता है तो एक रिस्पेक्ट है, एक मतलब सैलरी भी
अच्छी ही मिलती है, और बच्चों का प्यार, सबसे बड़ी बात है, बच्चों का प्यार भी मिलता है अगर आप अच्छे से पढ़ाते हो तो। मैम आप सीटेट भी क्वालिफाइड हैं? मैंने 2 बार सीटेट क्वालिफाइड किया है, एक बार स्क्रीनिंग भी केवीएस का निकाला था, और जैसा बताया अपने स्टेट में जो 4 लेवल के जो भी एग्जामिनेशन थे, इनफैक्ट 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 एंड 11 to 12, और मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहती थी अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कि मैंने बाकी 3 का काउंसलिंग भी नहीं कराया था। मैंने 3 का नहीं कराया था, सिर्फ लेक्चररशिप के लिए कराया था, बट बताया कि डेस्टिनी यहाँ लिखी थी, हमारे पेरेंट्स ने कहा जो भी करना है आप जाके वहीं करना, और लक बाई चांस फॉर्म आया और मैंने भरा तो सिलेक्शन हो गया। इसके लिए किसी विशेष तैयारी की तो नहीं मैं बोलूँगी, हाँ सब्जेक्ट पे कमांड होना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आते हैं, और मेरी वीकनेस ये थी कि मुझे मध्य प्रदेश के बारे में बहुत पता नहीं था, तो जनरल नॉलेज मध्य प्रदेश का मेरा वीक था, नो डाउट इसके बारे में तो मैं कहूँगी। तो आप समझ के रहिए कि मेरी सब्जेक्ट की वजह से ही मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो इसलिए ये मेरा पॉजिटिव चीज़ था कि मेरा सब्जेक्ट पे कमांड था। अदरवाइज बहुत लोग कहते हैं कि जनरल नॉलेज ऐसे प्रिपेयर कर लो, वो कर लो, वो कर लो, लेकिन मेरे को लगता है वर्ग 1 में आपके सब्जेक्ट पे अगर कमांड है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। जी मैम। मैम आप जैसे 2018 में क्वालिफाइड थी, तो आप वेरिफिकेशन भी आपका हुआ होगा, तो मैम बच्चे आजकल जानना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले बच्चे जो वर्ग 2 वाले हैं इनका भी वेरिफिकेशन होगा, तो वेरिफिकेशन में मैम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ताकि जब हम वेरिफिकेशन के लिए जाएं तो हमारी कोई चूक ना हो जाए। तो मैम प्लीज आप हमें बताइए वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, हम लोग क्या क्या तैयारी करके रखें वेरिफिकेशन के लिए। जैसा आप लोगों को पहले भी बताई हम, तो उसमें मेरा ओपन से सिलेक्शन हुआ था, तो मेरे लिए तो बहुत कम डॉक्यूमेंट्स थे, पीजी के मार्क्स है ना, बीएड के मार्क्स सीट है ना, और चूंकि मेरा निवास प्रमाण पत्र ये सब था नहीं, लेकिन जो लोग यहाँ के निवासी हैं और उनको किसी भी तरीके का रिजर्वेशन और इसके लिए अप्लाई किया है, तो ऑब्वियस है उसकी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी ही। मैट्रिक का जो आपने जिस चीज़ के लिए क्वालिफाई किया, ग्रेजुएशन, पीजी, इसके मार्कशीट चाहिए होते हैं। फिर उसके बाद निवास प्रमाण पत्र है ना, मैंने तो नहीं देखा कि किसी से मैरिज सर्टिफिकेट मांगा गया है, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र शायद देखा जाता है तो शायद हस्बैंड के नाम से ही बनता है। अगर कोई यहाँ अगर बनवाने लेडीज़ भी गई होंगी तो उनको उनके नाम के बजाय उनके हस्बैंड का नाम यूज़ किया जाता है। तो ऐसा तो मैरिज सर्टिफिकेट की बात तो नहीं है, लेकिन हाँ जो ओबीसी कैंडिडेट हैं ओबीसी सर्टिफिकेट लगाते हैं। इन टोटो ये है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, ताकि उसको वेरीफाई किया जाए, और वेरिफिकेशन के लिए बहुत टाइम नहीं लेते हैं, बहुत कम, चूँकि एक वेरिफिकेशन आप लोगों का एक बार काउंसलिंग हो चुका होता है रिजल्ट के बाद, देन एक बार लास्ट में जब आपका फाइनल ज्वाइनिंग होती है तो उस टाइम में डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, और उसके रिगार्डिंग जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सबमिट कर दिया जाता है। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें पैनिक होने वाली ज़रूरत नहीं है। आई थिंक कि जिन्होंने अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो ऑलरेडी उसके रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पहले से ही प्रिपेयर होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि वो पहले ही टारगेटेड, जब पढ़ के मार्क्स ही अचीव कर लिए तो डॉक्यूमेंट्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसे लेके हम लोग बहुत ज्यादा टेंशन में, पर मैम आपसे मिलके लग रहा है इतना ज्यादा मतलब हेडेक वाला चीज नहीं है। नहीं है,
जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि अधिकारी परेशान करते हैं, ऐसा भी नहीं है। वो जो भी चीज़ें हैं वो एक र्यूमर टाइप से होती हैं, जो कि बच्चों को सिलेक्शन के पहले एक पैनिक होता है कि पता नहीं किस चीज़ के लिए रिजेक्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और हम लोग के टाइम में तो ऐसा भी था कि बहुत लोगों ने एनवीएस और ये सब किया था, तो बहुत लोग काउंसलिंग कराने भी नहीं आए थे, तो उनके लिए बार बार डेट एक्सटेंड किया जा रहा था कि काउंसलिंग के लिए आओ भाई, काउंसलिंग के लिए आओ। तो इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट को सिलेक्शन करना है, रिजेक्शन नहीं करना है, ये मान के चलिए। तो इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सबने सुन लिया, पैनिक मत होइए, इतना ज्यादा हार्ड प्रोसेस नहीं होगा। और बाकी मैम ने बताया अधिकारी भी हम लोग की हेल्प करते हैं, ठीक है। जी। तो मैम अब आपसे जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मैम आपकी बुक लिस्ट क्या थी? मतलब 91 नंबर इकोनॉमिक्स में, तो आपकी बुक लिस्ट तो मैम शेयर करिए। 91 रैंक थी मेरी, इकोनॉमिक्स में 97 थी। और हाईएस्ट हमारे ख्याल से 103 वगैरह कुछ गया था। तो मुझे बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, लेकिन मार्जिनलाइज किया गया था। और कुछ इस प्रोसेस से कुछ लोगों को नंबर आए होंगे, तो हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 2018 थोड़ा लॉन्ग टाइम हो गया है, तो उतनी मेमोरी में नहीं। हाँ, उस टाइम में हम भी थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रख रहे थे, लेकिन अभी उतनी ज़्यादा नहीं क्लियर हूँ। लेकिन हाँ, 3 या 5 ऐसे ही करके गया था, इससे ज़्यादा नहीं गया था इकोनॉमिक्स में। रही बात कि प्रिपरेशन की, तो पहले भी बताया कि चूंकि मेरे सब्जेक्ट पे ही कमांड था, तो मेरे जो भी कम नंबर हुए होंगे, आप समझ सकते हैं जनरल नॉलेज में कम रहे होंगे, क्योंकि मुझे मध्य प्रदेश के बारे में डीप नॉलेज था नहीं, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की पीएससी या किसी भी तरीके का एग्ज़ाम कभी दी नहीं थी। और मैंने एनसीईआरटी बेस्ड जो भी बुक्स थे, जैसे संजीव गर्ग हैं, फिर मैं झिंगन जी की बुक पढ़ती थी वो कॉलेज टाइम में, या फिर जो केंद्रीय विद्यालयों में बुक्स चलाए जाते थे साइड बाय साइड बच्चों के, तो वो सारे बुक्स हेल्प किए। लेकिन बेसिक क्या है कि इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट आपके होने चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, तो आप जो बच्चों को देंगे तो वो फिर आपको बैक बाउंस होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप खुद भी नहीं कर पाएंगे। तो मैम ये मानूं मैं कि एनसीईआरटी का बहुत बड़ा योगदान था आपके सिलेक्शन में? हाँ, एनसीईआरटी तो अहम रोल प्ले करती ही है। और चूंकि गवर्नमेंट को एनसीईआरटी बुक पढ़वानी है टीचर्स से, तो उसी को बेस रखते हैं। ये मान के चलिए कि अगर क्वेश्चन आ रहा है तो बेस वो एनसीईआरटी को ही रखेंगे, क्योंकि बच्चों को एनसीईआरटी ही पढ़वानी है उनको। मैम कोई कोचिंग किया था आपने, या कुछ क्रैश कोर्स या टेस्ट सीरीज? आजकल बहुत फेमस है ऐसी चीजें कि कोचिंग करना बहुत जरूरी है या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। तो मैम आपने कहाँ से गाइडेंस लिया, किसने आपको गाइड किया, प्लीज बताइए। मैं जिस वक्त रीवा में आई थी, उस टाइम में मुझे ये लगता था कि यहाँ इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत कम लोगों को पता है ना। तो चूँकि मैं पटना से आई थी, पटना में बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, बट यहाँ पर इकोनॉमिक्स मतलब था कॉमर्स का सब्जेक्ट, सभी कोई पढ़ सकते हैं, सभी कोई जानते हैं। तो यहाँ तो मैं गाइडेंस की उम्मीद नहीं करती थी। दूसरी चीज़ ये है कि बेसिकली मैं जिस वक्त एग्ज़ाम दी थी, उस वक्त मैं प्राइवेट स्कूल में पार्ट टाइम काम कर रही थी, बच्ची छोटी थी। तो इनफैक्ट मेरे को एग्ज़ामिनेशन की डेट भी किसी और ने बताई थी। अब ये मैं बता दूं कि कहा जाता है ना, हम लोगों के यहाँ एक कहावत है, शादी में कद्दू जिसको कोहड़ा हम लोगों के यहाँ कहते हैं, वो नहीं रोपा जाता है। एक दिन में आप सोचिएगा कि हम किसी कोचिंग में जाकर करके तैयारी कर लेंगे, तो वो नहीं होता है। वो टीचर भी जो मास्टर्स डिग्री दिया जाता है जिसको, वो टीचर नहीं पढ़ा रहे होते, कोई और किसी और सब्जेक्ट को पढ़ा रहे होते हैं, और वो भी पढ़ के आते हैं। तो बेसिकली उनकी उतनी कमांड नहीं हो सकती जितनी कि आपकी कमांड होगी उस चीज़ को खुद से पढ़ने की। तो मेरा मतलब मेन फोकस ये है कि लोग अगर सेल्फ स्टडी करें, दैट इज़ बेटर देन
अदर थिंग्स, और ये बहुत अच्छी बात है कि सेल्फ स्टडी करें बच्चे। जी। मैम, आने वाले जो वर्ग एक के इकोनॉमिक्स के कैंडिडेट हैं या वर्ग दो के जो इकोनॉमिक्स में जिनको प्रॉब्लम फेस हो रही, क्योंकि मैं आपको खुद बताऊं, इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट था, मैं मैम के पास आई थी और मैम ने मुझे बताया था इन टॉपिक पे फोकस करो, इन टॉपिक को मत करो, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। और मैं आपको बताऊं, मुझे इकोनॉमिक्स में एज इट इज मैम के बताए हुए क्वेश्चन काफी हद तक इकोनॉमिक्स में फंसे थे। तो इकोनॉमिक्स में क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट है और वर्ग एक और वर्ग दोनों के अकॉर्डिंग मैम थोड़ा बताइए, और बच्चों को एडवाइस करिए कि क्या चीज से वो वर्ग एक का एग्जाम या वर्ग दो का एग्जाम क्वालिफाई करके आपकी तरह आज ऐसे स्कूल पे पदस्थ हो सकते हैं। हाँ, तो ये इस स्कूल में आना भगवान की कृपा ही मैं मानूंगी। और किस तरीके की प्रिपरेशन, मेरे ख्याल से इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें टू द पॉइंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने मुनि को पहले भी बताया था, सॉरी मुनि बोल रही कोई बात नहीं मैम, आपसे तो मेरा घर जाता है एकदम। पहले भी बताया था कि जैसे कुछ क्वेश्चन है, जैसे स्पेसिफिक कोई टॉपिक लिया गया, समसीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है ना, तो इसमें अप्रोचेस पूछे जाते हैं, ये किस किस समसीमांत उपयोगिता का दूसरा नियम क्या है ना। तो कुछ ऐसे चीजें हैं जो ये यूपीएससी लेवल तक सेम पूछे जाते हैं। आप ये मान के चलिए उसमें बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज किया नहीं जा सकता है। ऑल्दो इकोनॉमिक्स इज अ डायनेमिक सब्जेक्ट, बट आप करंट में इसकी थ्योरीज में अगर जाइएगा तो इसमें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस ही आते हैं और वो यूपीएससी लेवल तक आते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस आता है। अगर इंडियन इकोनॉमिक्स देखा जाए तो हाँ ठीक है, जीडीपी वगैरह के बारे में पूछ सकता है कि कितना है क्या है, ये सब पूछते हैं, लेकिन बाकी सब चीज़ें तो वैसी ही रहती है। और इकोनॉमिक्स मतलब बहुत लोग समझते हैं कि न्यूमेरिकल्स आएंगे, नो नो, न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। हाँ जैसे अगर आया स्टैटिस्टिक्स से भी तो वो फार्मूलाज पूछते हैं ज़्यादातर। तो इस तरीके से फोकस्ड अगर बच्चे रहें कि कौन कौन सा क्वेश्चंस मतलब आ सकता है, तो वो तो प्रिपरेशन की बात है, वो हो जाता है। ऐसा नहीं है, वो सिर्फ फोकस्ड होइए कि ये टॉपिक आएंगे, समझ लीजिए तो वो आ जाएंगे, आपसे बन जाएंगे, डेफिनेटली बन जाएंगे। तो मैम की मैं आपको बता दूं, सारांश मैम का यही है, सेल्फ स्टडी पे बहुत फोकस होना चाहिए, एनसीईआरटी पे फोकस करिए और कॉन्सेप्चुअल स्टडी। जी मैम, जी हाँ, मैम। कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी वो हो पाएगा, नहीं तो अगर जैसे आज ही मैंने बच्चों को पढ़ाया संतुलन की स्थिति, हाँ बच्चे गड़बड़ी करते हैं कि मांग और पूर्ति वक्र को मिला देते हैं। मैंने कहा अगर पूर्ति वक्र रॉकेट की तरह ऊपर जाती है और मांग वक्र मिसाइल की तरह नीचे गिरती है, तो मांग वक्र और पूर्ति वक्र का स्टार्टिंग तो बाएं से दाएं ही होता है। अब बच्चों को जब तक ये नहीं समझ में आएगा कि ऊपर जाती है नीचे आती है, तो वो गड़बड़ी करेंगे ही करेंगे, है ना। तो इसलिए उस चीज को आप किसी चीज से एसोसिएट करके देखिए। जैसे बताया, पूर्ति चूंकि कीमत के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है तो वो ऊपर की तरफ जाती है, तो रॉकेट ऑलवेज ऊपर जाती है, और मिसाइल नीचे ही गिरती है, तो मिसाइल मांग की कीमत से इन्वर्स रिलेशन है, तो वो नीचे की तरफ आती है। तो ऐसे ही मैम, मैं खुद ये बात बोलूंगी, जैसे आपने शॉर्ट रन वाले बताए थे, लॉन्ग रन वाले बताए थे, यूटिलिटी बताए थे, डिमांड सप्लाई मुझे बताए थे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल इनकम तो आप ही ने मुझे पढ़ाया था। हाँ। तो मैम मेरे लिए तो बहुत यूजफुल था, और इतने अच्छे नंबर आने में आपका बहुत बड़ा योगदान था। हाँ। तो मैम थैंक यू। आज मैं मुझे लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा, तो वो उसमें बहुत बड़ा हाथ आपका है। तो मैम भाई अपना मेहनत काम आता है, सिर्फ गाइड कोई कर सकता है, बाकी मेहनत ही काम आता है। थैंक यू मैम। जैसे मैम ने मुझे गाइड किया, मुझे आशा है ये इंटरव्यू आप सबके जीवन पे बहुत हेल्पफुल होगा, और आने वाले समय पे आप भी वर्ग एक या वर्ग दो क्वालिफाई करेंगे। मैडम की तरफ से और मेरी तरफ से आप सबको आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं। मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी? वर्क हार्ड, और सिर्फ पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूर कामयाबी तो मिलेगी, आज ना मिले कल मिलेगी,
यहाँ ना मिले कहीं और मिलेगी, लेकिन तैयारी कभी नहीं जाता है, नॉलेज नेवर गो इवन। हाँ, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, कहीं ना कहीं ज़रूर आ जाएंगे। जी मैम, थैंक यू मैम, आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच थैंक मैम। यू वेरी मच। चलिए, आशा करते हैं ये इंटरव्यू आप सबके जीवन में बहुत यूजफुल होगा। देखने के लिए, बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।